हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ स्मार्ट। एक बार फिर से हाजिर हूं टॉप 5 क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बीच में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज वैसा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा जिसको आप लोग भी सीखना चाहते हैं। तो आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने प्रश्न है, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताएं। ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग कितना है, 1350 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या, देखिए गिनती के संख्या में जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चला जाता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो गिनती का कोई भी संख्या, और क्रमिक का मतलब होता है कि क्रमानुसार, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 होता है। ये क्या हो रहा है? क्रमागत है, क्रम के अनुसार आते जा रहा है ना। तो इसको क्रमिक बोलेंगे, जो लगातार आते रहे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। और पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। चलिए देखिएगा क्या बताना है कि दिया हुआ है कि 3 क्रमिक पूर्णांक। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे कि माना कि पहला पूर्णांक बराबर क्या? x है। ठीक है, पहला पूर्णांक क्या मान लिए हम लोग? x मान लिए हैं। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक, दूसरा क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक लिखिए क्योंकि क्रम के हिसाब से आते रहेगा, 1 के बाद 1। क्रमिक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। और तीसरा क्रमिक पूर्णांक क्या हो जाएगा? तीसरा क्रमिक पूर्णांक x + 2 हो जाएगा, है ना। सबसे पहला क्रमिक पूर्णांक क्या हुआ? x हुआ, उसके बाद दूसरा x + 1 हो जाएगा, यानी कि इसके जस्ट बाद तीसरा क्या हो जाएगा? x + 1 के जस्ट बाद जो आएगा वो हो जाएगा, यानी x + 2 हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि तीनों का योग क्या है? 1350 है ना। लिखेंगे कि तीनों क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग बराबर 1350, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि तीनों क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग 1350 है, और तीनों क्रमिक पूर्णांक हम लोग क्या माने हुए हैं? सबसे पहला x माने हैं, दूसरा को x + 1 माने हैं, और तीसरा को x + 2 माने हैं। और इसका योग कितना दिया हुआ है? 1350 दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, है ना। तीनों क्रमिक पूर्णांक को एक साथ जोड़ लिए हैं। कुल योग का मतलब है कि इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, और इसका योग क्या है? 1350 है ना। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिएगा यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी कुल मिलाकर कितने x है? 3x है ना। तो 3x प्लस ये 1 है, और ये 2, 1 और 2 मिल करके 3 हो जाएंगे, बराबर में 1350। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 3x बराबर 1350, ये 3 जो है माइनस में चला जाएगा, 3 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3x बराबर 1350 में से 3 को घटा लीजिएगा तो 1347 हो जाता है। इस 3 से इसको कटा लीजिएगा। ठीक है, 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 बचा है, 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 बचा है, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या आ गया कि इसलिए x बराबर क्या आ गया है? 449। ठीक है, तो 449 आ गया x का मान, और x2 का मान कितना हो जाएगा? x + 1 का मान कितना हो जाएगा? देखिएगा x + 1 बराबर हो जाएगा 449 और प्लस में 1, यानी 450, है ना। और x + 2 का मान कितना हो जाएगा? तो 449 और 2 451। ठीक है, 451 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या बता रहा था कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 451, है ना, और सबसे छोटा क्या आ गया? 449। तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या 449 और सबसे बड़ा संख्या 451 हो गया है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ लीजिएगा तो 1350 आना चाहिए। जोड़ करके देख लेते हैं। 449 प्लस 450 प्लस 451, है ना। इन सबको जोड़ेंगे, 9 और 1 10 की 0 हाथ से ले, 5 3 15,
और 4 12 और 1 13। ठीक है, इसको जोड़ दिए हैं, तीनों को मिला करके क्या आ गया है 1350 आ गया है। इस तरह से सबसे छोटी संख्या 449 और सबसे बड़ी संख्या 451। इसका एक और तरीका देखिए, दूसरे विधि से इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसको भी देखेंगे। देखिए, जब 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है 1350, ठीक है, तो अगर हम बीच वाली संख्या ज्ञात करें तो क्या करना होगा। 1350 में 3 से भाग दीजिएगा तो बीच वाली संख्या पता चलेगी। क्या पता चलेगी, बीच वाला। तो देखेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना बार में ये कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 पंजा 15, 450। ये क्या आ गया, मिडिल वाला आ गया, बीच वाला संख्या आ गया है 450। हम जान रहे हैं कि टोटल कितने संख्या है, 3 ही संख्या है, और ये बीच वाला आया है तो इसके बाद एक संख्या होगा और इसके पहले एक संख्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 449 लिख सकते हैं, क्योंकि क्रमिक है। 449 के जस्ट बाद 450 और 450 के जस्ट बाद 451 होगा ना। तो इस तरह से बीच वाला संख्या पहले ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद में दोनों तरफ के संख्या बता देते हैं। तो सबसे छोटा इसमें ये हो गया 449 और सबसे बड़ा इसमें 451 हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 से हम भाग कर रहे हैं, तो हो सकता है ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं बता देता हूँ। कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं। वैसा पूर्णांक होना चाहिए जो कि क्रमिक हो, क्रमागत हो, एक के बाद एक आता हो। जैसे 12 के बाद 13 आता है तो 13 ही लेंगे, 13 के बाद 14 आता है तो 14 लेंगे। ठीक है, यानी कि 12 13 14 3 क्रमिक पूर्णांक ले लिए हैं। अब देखिए, इन तीनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। और 1 1 2 और 1 ये 3 हो गया। ठीक है, कुल योग कितना आ गया, 39 आ गया है। अब इसमें हम बोलेंगे कि जितना संख्या है, कितने संख्या है, 3 संख्याएं हैं, है ना। संख्याओं की संख्या से भाग दे लीजिए, यानी कि ये 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग दीजिएगा तो 13 3 39। क्या निकला, बीच वाला संख्या निकला। क्या निकला, बीच वाला। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भी हम 1350 में 3 से भाग दे रहे थे, क्योंकि कितने क्रमिक पूर्णांक की बात कर रहा था, 3 क्रमिक पूर्णांक की बात कर रहा था, इसीलिए 1350 में 3 से भाग दे दिए। ठीक है, तो 3 से भाग देने के बाद बीच वाला संख्या हमको पता चल गया, और बीच वाला पता चल गया तो दोनों साइड का हम बता सकते हैं। ठीक है, कि एक 449 हो जाएगा और एक 451 हो जाएगा। यहाँ अगर दे देता कि 4 क्रमिक पूर्णांक की संख्याओं का योग है ना, तो क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। जितना यहाँ बोलेगा उतना से भाग देने पर बीच वाली संख्या पता चल जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने प्रश्न है, 2 संख्याओं का योगफल 20 है और गुणनफल 91 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, बड़ा आसान प्रश्न है। देखिएगा, 2 संख्याओं का योगफल कितना है, 20 है और गुणनफल 91 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल हम लोग बता देंगे। कैसे, तो मानेंगे कि माना कि 2 संख्याएं x तथा y है। ठीक है, 2 संख्या क्या क्या है, एक x है और एक y है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो x और y को जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 20 आना चाहिए, और x और y में गुना करने पर 91 होना चाहिए। तो हम लोग 2 संख्या क्या मान लिए, x और y। ठीक है, अब आइएगा प्रश्न से, क्या दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 20 है, यानी कि एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 20 हो जाता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ था। आगे क्या दे रहा है कि गुणनफल, यानी कि x में y से गुना कीजिएगा तो 91 हो जाएगा, है ना। अब इतना तो लिख लिए। उसके बाद क्या बोला कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, किनके, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। अगर a कोई संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। b कोई संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। 25 कोई संख्या है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। ठीक है, 1/30 कोई संख्या है और इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 30 हो जाएगा। इस तरह से व्युत्क्रम होता है ना। तो x + y = 20 है,
तो इसका एक व्युत्क्रम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखिएगा कि व्युत्क्रमों का योगफल बराबर 1/x + 1/y है ना, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। ये हमारा क्या होगा, व्युत्क्रमों का योगफल हो गया। इसके बराबर में हम लोग 30 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये संख्याओं का योग था, इसके उल्टा का योग नहीं है, व्युत्क्रम का योग नहीं है। व्युत्क्रम का योग तो हमको ज्ञात करना है, इसलिए इसके बराबर में 30 नहीं लिखेंगे। अब चलिए इसको भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। तो भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो इसके एलसीएम लेते हैं। x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब x से कितना बार में ये जाता है, y बार में, यानी कि y + x हो जाएगा। भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हैं कि y + x का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 20। x + y कह लीजिए या y + x कहिए, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो y + x के लिए क्या लिखेंगे, 20 लिख लेंगे इसके सामने, और x y के लिए कितना लिख लेंगे, 91 लिख लेंगे। यही हो गया व्युत्क्रमों का योग, बस, ठीक है। इस तरह से ये बन गया। व्युत्क्रमों का योग बोलेगा तो संख्या का उल्टा कर लेंगे, यानी कि x और y संख्या माने थे, और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x और 1/y। इन दोनों को हम भिन्न का जोड़ बना लिए, तो y + x और बटा में xy आया। ये कहाँ से आया, इसका इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो xy हो गया, और ऊपर में क्या हो जाएगा, y + x हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, x से इसको कटाते हैं, कितना बार में इसमें भाग लग रहा है, y बार में भाग लग रहा है ना। x × y होता है तो y बार में लगा, y से 1 में गुना तो y हो गया, और y से y ये कितना बार में कटा, x बार में कटा, तो x से इसमें गुना, इसलिए x हो गया। तो y + x बटा xy देख रहे होंगे, और x + y का वैल्यू दिया हुआ है, तो y + x के वैल्यू के जगह पे इसको रख लेंगे, 20 हो गया। और x y का वैल्यू क्या है, 91 है, जो कि नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर 20/91 हो जाएगा। इसका एक और तरीका देख सकते हैं, इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले क्या है कि x y जो है, x y इसका गुणनफल कितना है, 91 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो 91 का फैक्टर करते हैं। 91 का फैक्टर कीजिएगा तो 91 का फैक्टर करने का मतलब गुणनखंड करना। तो 91 को कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 7 × 13 में, ठीक है। 13 × 7 91 हो जाता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि दो संख्या क्या निकल के आया, एक 7 आ गया, एक 13 आ गया है ना। तो इनको जोड़ करके देख लीजिएगा, 7 और +13 कीजिएगा तो 20 हो जाता है। यानी कि इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। पहला संख्या 7 हो गया, दूसरा संख्या 13 हो गया, और 13 और 7 में गुना करने पर 91 भी हो जाता है, जो कि प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों का योगफल कितना, 20 होना चाहिए और गुणनफल 91 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 और 13 जो संख्या है, इस दोनों टर्म को संतुष्ट कर रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर 20 आ रहा है, और दोनों को आपस में गुना करने पर 91 आ रहा है ना। चलिए, यानी कि 7 और 13 ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसका व्युत्क्रमों का योग बताना है हमको। ये संख्या नहीं बताना है, इसके व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो 7 अगर संख्या है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 1/7 हो जाएगा। 13 अगर संख्या लेते हैं तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। और प्लस का चिन्ह इसलिए क्योंकि योगफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 13 × 7 91 हो जाएगा, है ना। 13 × 7 91 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 बार में 91 कटा, तो यहाँ पे 13 लिख लेंगे। और 13 से 7 बार में 91 कटा, है ना। 7 से 13 बार में कटा था तो 13 लिख लिए, और 13 से 7 बार में कटेगा तो 7 से इसमें गुना करके यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, जो कि 20/91 हो जाएगा। देखिए, इसका भी आंसर 20/91 आया, यहाँ से भी आंसर 20/91 आया। इस तरह से दोनों तरीका से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। गुणनफल को फैक्टर कर लिए और इसी को संख्या मान लिए, ठीक है। अब गुणनफल को क्या किए, इसका जो गुणनखंड आया इसको हम चेक किए पहले कि ये जो है इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। चेक कैसे किए, 7 और 13 को जोड़ दिए तो 20 आ गया, और बोला क्या था कि दोनों संख्याओं का योगफल 20 होना चाहिए, तो 20 हो गया है। उसके बाद गुणनफल देखें तो 13 × 7 91 हो ही करता है ना। तो इस तरह से 7 और 13 जो है दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा था, तो इसको हम लेकर के संख्या मान ली कि ये 7 पहला संख्या हो गया और 13 दूसरा संख्या हो गया। इन दोनों को व्युत्क्रम कर लिए, 1/7 1/13, इस तरह से भिन्न का जोड़ बना लिए, 20/91 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, यह प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो नहीं बनेगा। इसको कैसे बनाया जा सकता है? 1739 एक संख्या दिया हुआ है, इसमें से कम से कम क्या जोड़ा जाए, इसमें जोड़ना है ना। ये देखिए 11 से पूर्णतः अभी विभक्त नहीं है। 1739 में अभी भाग दीजिएगा 11 से तो पूरी तरह से नहीं कटेगा। ठीक है, इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। उसमें अभी कुछ कम होगा जो कि जोड़ने पर क्या होगा, 1739 से पूरी तरह से कट जाएगा। इसको बनाने के लिए बस यही तरीका है कि 1739 जो संख्या दिया है आपको, उसमें क्या कीजिए 11 से भाग दीजिए। ठीक है, 11 से भाग दे करके हम देखते हैं कि ये संख्या कितना कम पड़ रहा है ना। जितना कम पड़ेगा उतना इसमें जोड़ देंगे ताकि 11 से कट सके, है ना। तो देखिए 11 से इसमें भाग देते हैं तो 11 कम 11, 6 बच जाएगा, ऊपर से 3 ला लेंगे, 11 5 55, यहाँ 8 हो गया है, 8 5 13 होता है, यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद में क्या कर लेंगे, ऊपर से 9 को ला लेंगे और 11 8 88 होता है। ठीक है, अब इसमें से घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं। तो हम देख रहे हैं कि शेष कितना है, शेष निकल के आया 1, है ना। अब इस शेष को क्या करेंगे कि इस संख्या में से घटा लेंगे, यानी कि भाजक में से शेष को क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, भाजक माइनस शेष। तो भाजक कितना, 11 से 1 जाएगा तो 10 हो गया। ठीक है, अब हमको पता चला कि सबसे छोटा यानी कम से कम 10 को इसमें जोड़ना होगा, तब जाकर के ये क्या होगा, 1749 से ये 39 से बढ़ करके 49 हो जाएगा और 11 से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 10 जोड़ा जाना चाहिए। इसका आंसर यही है कि 1739 में 10 को जोड़ देना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1749 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 1749 को आप लोग 11 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 11 कम 11, 6 बच गया है, 64 हो गया है, 11 6 66, नहीं 11 5 55, 9 हो जाएगा और ऊपर से 9 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 9 99, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 159 बार में पूरी तरह से 1749 कट जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 क्यों जोड़ा जा रहा है ना। कोई और भी संख्या जोड़ा जा सकता था। इसको पूरा काटने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 10 ही एक ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने से क्या होगा, 11 से पूरी तरह से भाग लगेगा। लेकिन एक इसमें कंडीशन दिया हुई, कम से कम यानी कि छोटा से छोटा संख्या, वह छोटा से छोटा वह कम से कम 10 ही एक संख्या है जिसको आप इसमें जोड़ सकते हैं, ताकि ये क्या हो, 11 से पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जोड़ना है। छोटा से छोटा संख्या यानी सबसे छोटा संख्या 10 ही है। 8 नहीं जोड़ सकते हैं, 9 नहीं जोड़ सकते हैं, 7 नहीं जोड़ सकते हैं, 5 नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, जब भी जोड़ा जाएगा तो सबसे छोटा पहला संख्या 10 ही है जो कि इसमें जोड़ा जा सकता है। 1739 में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, 11 से डिवाइड करके देखते हैं, जितना शेष आता है शेष को क्या करते हैं, भाजक से घटा लेते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि अभी और कितना अंक का आवश्यकता है, तब जाकर के क्या होगा, 11 से ये कट जाता है। अगर यहाँ पे एक यहाँ पे है ना, एक ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ कितना अंक की आवश्यकता था हमको ताकि ये 11 से कट जाता, 1 है ना। तो सबसे छोटा संख्या बताइए जो कि 11 से कटता हो, तो 11 ही है, वह सबसे छोटा संख्या जो कि 11 से कटता है। यहाँ पे 1 ऑलरेडी देवे किया, अगर यहाँ पे और 10 होता तो ये संख्या क्या हो जाता, 11 हो जाता, 11 हो जाता तो ये क्या होता, एक बार में कट जाता, है ना। तो इसलिए सबसे छोटा संख्या का हमको कितना आवश्यकता है, 10 का। तो 10 कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, इस संख्या में जोड़ना चाहिए हमको। ठीक है, 1739 में 10 को जोड़ना चाहिए था। तो इस तरह से निकल के आ गया कि सबसे छोटा संख्या क्या है, 10 है, जिसको 1739 में जोड़ दिया जाए तो 11 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या 1630 से कम कितना घटाया जाए ताकि संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, पीछे वाला प्रश्न में क्या था कि संख्या जो दिया था 1739, उससे कम कितना जोड़ा जाए। यहाँ जोड़ने की बात की जा रही थी ताकि वो क्या हो, 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाए, है ना। इस संख्या में बोला जा रहा है कि कितना घटाया जाए जो कि 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 2 प्रश्न आते हैं, एक जोड़ने और एक घटाने वाला, इसलिए मैंने दोनों को सोचा कि आपको बता देता हूँ। चलिए अगला देखिएगा कैसे बनेगा। बस वैसे ही इसको भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है जो आगे बताते हैं। देखिए 1630 को क्या कीजिए कि 13 से भाग दे लीजिए। ठीक है,
इस संख्या में 13 से पूरा पूरा भाग देना है। अगर पूरा आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे देखिएगा। 13 एकम 13 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, ऊपर से 3 को ला लेंगे तो 13 3 40 होता है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो 13 दूना 26। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 7 13 होता है। ऊपर से कितना आ जाएगा 0। अब ये कितना हो गया 70 हो गया। ठीक है, तो 13 5 65। कितना शेष निकला 5। ठीक है, जब जोड़ने की बात किया जा रहा था पीछे वाले प्रश्न में, जब यहाँ पे जोड़े जाने की बात कर रहे थे तो इसको हम क्या करते थे, इसमें से भाजक में से घटाते थे, भाजक से इसको घटाते थे, भाजक से शेष को घटा लेते थे और जितना आ जाता था घटने के बाद में उतना इस संख्या में जोड़ दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसको भाजक से शेष को नहीं घटाएंगे। इसको वैसा संख्या लाने के लिए जो कि 13 से पूरी तरह से कट जाता हो, भाज्य में से शेष को घटा लेंगे, भाज्य में से शेष को घटा लेंगे, यानी कि 1630 में से 5 को हमको घटाना पड़ेगा। शेष कितना आया है 5 आया है, तो घटाएंगे तो 1625 हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि वह संख्या 1625 है। 25 हो गया वह संख्या जिसमें 13 से पूरी तरह से भाग लग सकता है। इसको दो तरह से पूछ सकता है कि 1630 में से कितने घटाया जाए ताकि वह पूरी तरह से 13 से विभाजित हो सके। ठीक है, तो 1630 से 5 घटाया जाएगा, तब जाकर के क्या होगा 13 से विभाजित हो जाएगा। और यह भी पूछ सकता है कि वह संख्या बताइए, है ना, वह कौन सी संख्या आएगी, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 1625। ठीक है, तो जब जोड़ने की बात करेगा तो उसको भाजक में से शेष को घटाइएगा, जब जोड़ने की बात करेगा तब। ठीक है, और जब घटाने का बात किया जाएगा तो इसको भाज्य में से घटाना होगा, भाज्य में से शेष को घटा देना होगा। ठीक है, यानी कि वह संख्या आ गया, यहाँ क्या आया, वह संख्या आ गया जो कि 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और कितने घटाने पर 5 घटाने पर 1625 को ट्राई करके देख सकते हैं 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 1625 हो गया, 13 से देख लेते हैं इसको। ठीक है, 13 से करेंगे तो एक बार मिल जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया 2 32 हो गया, 13 दूना 26 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 13 5 65। ठीक है, 13 5 65। इस तरह से 1625 पूरी तरह से कट जाता है, जबकि 1630 पूरी तरह से नहीं कटता है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। एक आदमी के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों का मूल्य 480 रुपया है। यदि सभी नोटों की संख्या बराबर है तो कुल नोटों की संख्या बताएं। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, कुल नोटों की संख्या पूछ रहा है, और इसके पास है क्या 1 रुपया के नोट, 5 रुपया के नोट तथा 10 रुपया का नोट है, और जिसको मिला करके टोटल 480 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो बताना है आपको कि सभी नोटों का कुल मिलाकर कितना संख्या है ना। और आप बता भी सकते हैं, यह भी बता सकते हैं कि 1 रुपए के कितने पैसे हैं उसके पास, 5 रुपए के कितने नोट हैं, है ना, और 10 रुपए के कितने नोट है, और उसका कीमत भी बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। फिलहाल हम लोग क्या मानेंगे कि सभी प्रकार के नोटों की संख्या, सभी प्रकार के नोटों की संख्या बराबर x। ठीक है, सभी प्रकार के नोटों की संख्या हम लोग क्या मान ली है, x मान ली है। सभी प्रकार के नोटों की संख्या x इसलिए माने हैं क्योंकि बोला है कि सभी नोटों की संख्या बराबर है। ठीक है, तो हमको अलग अलग से नहीं ज्ञात करना है, सबको एक ही में ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नोट तो मान लिए हैं, अब पैसा की बात करेंगे क्योंकि ये पैसा 480 रुपया टोटल दिया हुआ है। ठीक है, इसके पास जो है 1 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया है ना, तो 1 रुपया के लिए x मान लीजिए, है ना, ये 1 रुपया हो गया, और क्या है ये 5 रुपया है तो इसको 5x मान लीजिए। ठीक है, और इसको क्या मानिएगा 10x मान लीजिए क्योंकि 10 रुपया है ना, और कुल मिलाकर क्या है 480 रुपया है, ये रुपया है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ भी ये रुपया ही है मेरा। अगर मान लीजिए कि 5 रुपया के x नोट है हमारे पास, है ना, 5 रुपया के x नोट है तो कितने पैसे हुए 5x हुए, यानी कि नोट की संख्या से और पैसा की कीमत से उसमें गुना किया जाता है। अगर हम बोल देते हैं कि 5 रुपए के 3 नोट है मेरे पास, तो कितने पैसे हुए मेरे पास 15 रुपए हुए। 10 रुपए के 10 नोट है अगर मेरे पास तो कितने पैसे हुए 100 रुपए हुए। तो यहाँ पे देखिए 10 जो है नोट का वैल्यू है, एक नोट का कीमत कितना है 10 रुपया है ना, और ये जो x है नोटों की संख्या है, ये क्या है नोटों की संख्या है। ठीक है, इसको ठीक से समझिएगा, ये क्या है ये कीमत है नोट का, एक नोट का कीमत 10 रुपया है ना। 10 का नोट अगर आपके पास रहेगा तो कितना पैसा है 10 रुपया है, तो 10 का नोट का ये जो है
ये कीमत है और संख्या कितना है x, ये x के जगह पे 10 हम मान लेते हैं। हम बोले अभी कि मेरे पास 10 रुपए के 10 नोट हैं, तो कितने पैसे हुए, क्या किए, इन दोनों को गुना कर लिए जो कि 100 रुपया निकला। ठीक है, यहाँ भी x क्या है, नोटों की संख्या है, क्या है, नोटों की संख्या है। यहाँ भी 1 रुपया क्या है, ये x क्या है, नोटों की संख्या है ना। तो हम बताना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास 5 रुपए के 5 नोट है, ये तो पैसा का कीमत हो गया, नोट का कीमत हो गया कि 5 रुपए का एक नोट पड़ता है ना। और संख्या क्या है, मान लीजिए कि 5 नोट है मेरे पास, 5 नोट है, ये नोटों की संख्या है, तो 5 नोट है मेरे पास। कितना पैसा निकला, 25 रुपया निकला। 5 गुना 5, यानी कि पैसा के कीमत गुना, है ना, पैसों के नोटों की संख्या, पैसा के कीमत गुना नोटों की संख्या, तब जाकर के कुल पैसा निकलता है ना। चलिए आगे देखिएगा। फिलहाल क्या करेंगे, ये देखिए x है, 5x है और 10x है, 15x और 1x, 16x बराबर क्या है, 480 है। और 16 तिया 48, 30 बार में ये कटा। ठीक है, यानी कि निकला क्या, x बराबर 30। और x क्या माने हम लोग, सभी प्रकार के नोटों की संख्या। यानी कि अगर 1 रुपया के नोट की बात किया जाए, 1 रुपए के नोट की बात किया जाए, 1 रुपए का नोट है ना, 1 रुपया का नोट कई गो है, 30 गो है। 5 रुपया का नोट कितना है, देखिएगा तो सभी प्रकार के नोटों की संख्या हम मान लिए x, और x का वैल्यू 30 आ गया, यानी कि सबके नोट की संख्या क्या है, 30 है। 5 रुपए के नोट की संख्या क्या है, इसका भी 30 है। 10 रुपया के नोट की संख्या का, इसका भी नोट कितना है, 30 गो है ना। अब यहाँ से अमाउंट आप ज्ञात कर सकते हैं। वैसे हमको सिर्फ बताना था कि कुल नोटों की संख्या, तो कुल नोट की संख्या हम लोग क्या कर लेंगे, 1 रुपया के नोट की संख्या कितना है, 30 है। 5 रुपया के नोट की संख्या कितना है, 30 है। और 10 रुपया के नोट की संख्या कितना है, 30 है। तो 30 तिया 90 नहीं हो जाएगा, तो हमको निकल गया कि 90 नोट है ना। यही आंसर है। इस सवाल में हमसे पूछ रहा था कि कुल नोटों की संख्या बताएं, तो कुल नोट 90 हो गए, है ना। लेकिन ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 480 कैसे आ जाएगा, जांच कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 रुपए के 30 नोट हैं, तो कितना पैसा निकलेंगे, इधर देखिएगा। अगर 1 रुपया के 30 नोट हैं तो कितना पैसा निकले, 30 रुपया, है ना। अच्छा, 5 रुपए के 30 नोट है तो कितना पैसा हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। अगर 10 रुपया का 30 नोट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। अब 30 को, 150 को और 3 को जोड़ लीजिए, 300 को, तो ये 0 से 0 हो गया, 5 से 3 8 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, 480 आ गया, है ना। तो इस तरह से 480 रुपये मेरा निकल गया। और हमको निकालना क्या था, नोटों की संख्या बस निकालना था। हम ये क्या बता दिए, 480 ला करके आपको दिखा दिए, साबित करके दिखा दिए कि 480 कैसे आया था। ठीक है, वैसे आंसर कितना देना था, 90 देना था। कुल नोटों की संख्या बता देना था कि 1 रुपया के नोट, 5 रुपया के नोट और 10 रुपया के नोट को मिला देंगे तो कुल नोट कितना हो जाएंगे, तो कुल नोट 90 हो जाएंगे। यहाँ 30 क्या निकला, x निकला, और x क्या है, सभी प्रकार के नोटों की संख्या है ना। तो 1 रुपया के भी 30 को नोट, 5 रुपया के भी 30 को नोट और 10 रुपया के भी 30 को नोट है ना। इस तरह से कुल नोट 90 हो गया। और यहाँ आप लोग देख लिए कि 480 कैसे आता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।